एक काव्य शास्त्र की तीसरी क्लास है। अभी तक हम 2 क्लास देख चुके हैं जिनमें हमने परिभाषाओं को देखा और फिर अलंकार के भेदों को देखा था। तो एक काव्य शास्त्र की आज तीसरी क्लास है। तो क्लास बिल्कुल पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। हम आपसे पहले ही बता चुके हैं 3 चीज़ हम आपको अच्छे से बताएंगे। व्याकरण हो गया, काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान। इसी 3 चीज़ की हम जिम्मेदारी लिए हैं, उसके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। ये 3 चीज़ हम आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। तो एक एक चीज़ को आप अच्छे से सीखिएगा। यह प्रतिदिन लाइव होगी। अब प्रतिदिन लाइव क्लास होगी। प्रतिदिन लाइव क्लास होगी। क्लास से जुड़ने के लिए या किसी भी जानकारी के लिए आप हमारा नंबर दिया गया है, इस पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हम आगे चल रहे हैं। देखिए, एक हम ऑनलाइन टेस्ट करवाने जा रहे हैं, जल्द ही हम आपको डेट बता देंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर आप रहिए। टेलीग्राम चैनल में आप रहिए। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जो ये नंबर है 70 68 62 0 242 है, इस पे आप व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमारा थंबनेल में देखिए दिया गया है। ये नंबर ये देखिए दिया गया है। तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं 70 68 62 0 242 81 12 35 34 35। तो देखिए, हमारी तरफ से एक टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन, जिसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न होंगे जी, 50 प्रश्न होंगे। वो काव्य शास्त्र के प्रश्न 50 होंगे। काव्य शास्त्र पे 50 प्रश्न होंगे। काव्य शास्त्र पे 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्नों में जो प्रथम स्थान, प्रथम द्वितीय तृतीय को हमारी तरफ से एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा संस्थान की तरफ से। हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज संस्थान की तरफ से आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और जो भी कुछ हो सकता है हमारी तरफ से आपको देकर सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, प्रशस्ति पत्र कुछ इस तरह से रहेगा, जिसका प्रथम स्थान द्वितीय तृतीय तक हम देंगे। जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, दूसरा स्थान प्राप्त करेगा, तीसरा। तो प्रथम 3 स्थानों तक जो रहेगा, हम उसको इस प्रशस्ति पत्र को और हमारी तरफ से जो भी होगा उस चीज़ को हम देकर आपको सम्मानित करेंगे। तो इसी तरह इसमें लिखा रहेगा कि यहाँ विद्यार्थी का नाम रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने की उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए आपका स्थान लिखा रहेगा। आप किस स्थान पे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। अब बाकी पूरी संस्था का हस्ताक्षर, दिनांक, मुहर सब कुछ लगा रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर एकदम पूरी तरह से अच्छे से जारी होगा और आपको सम्मानित किया जाएगा। तो आप टेस्ट से जुड़ने के लिए 70 68 62 0 242 पे 70 68 62 0 242 पे आप मैसेज करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आपको एक अलग ग्रुप में जोड़ा जाएगा। एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा टेलीग्राम पे ही, उसमें आपको जोड़ा जाएगा। वहीं आपका लाइव टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको एक प्रशस्ति पत्र और जो भी कुछ होगा हमारी तरफ से देकर सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए, टेस्ट का आयोजन बहुत जल्द ही किया जाएगा। ये टेस्ट काव्य शास्त्र पे होगा। टॉपिक आपको बता दिया गया है, काव्य शास्त्र पे टेस्ट होगा। तो आप पढ़ते रहिए, जो भी कुछ होगा डेट हम आपको बता देंगे। अभी हम रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ है। आज 2 अगस्त है, 3 अगस्त है, जो भी है, आज 3 अगस्त है। तो आप रजिस्ट्रेशन आज से ही प्रारंभ है। रजिस्ट्रेशन आज से ही प्रारंभ है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए, आज हम काव्यशास्त्र में दूसरी क्लास है, तो हम आगे देखते हैं। देखिए, काव्यशास्त्र में हम पढ़ रहे थे अलंकार। अलंकार में हमने कहाँ तक देखा था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो इसके भेदों की बात करें तो इसके 3 भेद होते हैं। एक शब्दा होता है, शब्दा अलंकार। दूसरा आपका अर्था होता है, अर्था अलंकार।
तीसरा आपका उभय अलंकार होता है, उभय अलंकार। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। अब देखिए आगे हम देख रहे हैं, आगे शब्दालंकार में जो प्रमुख अलंकार हमें पढ़ने हैं, शब्दालंकार में जो प्रमुख अलंकार हमें पढ़ना है, हमने बताया था कि शब्दालंकार को हम पहले देखेंगे। जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। देखिए इसमें हम अनुप्रास को पढ़ेंगे, अनुप्रास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यमक को पढ़ेंगे, यमक को पढ़ेंगे, फिर श्लेष को पढ़ेंगे, श्लेष पढ़ेंगे, श्लेष पढ़ेंगे, वक्रोक्ति पढ़ेंगे, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति पढ़ेंगे। फिर इसमें हम चित्रालंकार को भी देखेंगे, चित्रालंकार, चित्रालंकार को भी देखेंगे। विप्सा अलंकार होता है, विप्सा अलंकार, उसे देखेंगे। पुनरुक्ता वास अलंकार होता है, देखिए पुनरुक्ता वास अलंकार, इसको भी देखेंगे। तो ये सारे अलंकारों को हम देखेंगे। 6-7 अलंकार शब्दालंकार में जो प्रमुख हैं, जहाँ से प्रश्न आता है। तो शब्दा के बाद फिर हम अर्था को देखेंगे, इसी तरह चलेंगे। तो चलिए शब्दालंकार में आज हमारी पहली क्लास है, तो हम पहली क्लास में चलिए श्लेष अलंकार को देख रहे हैं। श्लेष अलंकार को, अच्छा, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। देखिए अगर कोई शब्द है, हरि शब्द है, हरि, देखिए हरि का 2 अर्थ है, एक बंदर होता है, एक तो प्रभु होते हैं, प्रभु एक भगवान के अर्थ में लिया जाता है, तो प्रभु। तो हरि के 2 अर्थ हैं, देखिए एक के साथ एक चिपका है। तो श्लेष अलंकार में, श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार में कोई भी शब्द होगा, चाहे जो शब्द हो, वह एक ही बार आएगा। उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होने चाहिए, कम से कम 2 अर्थ होने ही चाहिए। 2 से अधिक अर्थ चाहे जितने हो जाए, कम से कम 2 अर्थ तो होने ही चाहिए। कोई भी शब्द आए, अगर उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो रहे हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना या मिलना। काव्य में जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक ही बार आएगा। काव्य मतलब कविता, हमने आपको बताया था, काव्य मतलब कविता। कोई कविता है, अगर उसमें देखिए काव्य में, कविता में जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, एक ही बार आए, किंतु प्रसंग या संदर्भ के अनुसार उसके 1 से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कविता में कोई शब्द एक ही बार आए, लेकिन प्रसंग के अनुसार उसके 1 से अधिक अर्थ हों, 1 से अधिक अर्थ हों, मतलब 2, कम से कम 2 अर्थ हों, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कविता में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, किंतु प्रसंग या संदर्भ के अनुसार उसके 1 से अधिक अर्थ निकले, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी देखिए एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके रहते हैं, इसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो चलिए हम आगे देख रहे हैं, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। देखिए उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण है, तो देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या लिखा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए अब यहाँ पानी शब्द आया है ना, देखिए पानी शब्द, इस पानी शब्द के देखिए 3 अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं। पहला मोती के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में चमक, चमक के बिना मोती बेकार है ना, मोती अगर है तो वह चमक के बिना बेकार है। तो पहले मोती के संदर्भ में। दूसरा अर्थ देखेंगे मानुष के संदर्भ, मानुष के संदर्भ में उसकी इज्जत से, उसके सम्मान से, प्रतिष्ठा से। बिना इज्जत के मनुष्य का जीवन देखिए व्यर्थ है। तो देखिए आप कहते नहीं कि फलाने पानी पानी हो गए ना, तो दूसरे पानी का जो अर्थ है मानुष के संदर्भ में इज्जत से है, इज्जत से है। तो पहले पानी का अर्थ देख लीजिए, एक लिख दे रहे हैं, 1 मिनट भैया, बहुत आराम से समझिए हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से। ये जो देखिए पानी लिखा है, तो पहले पानी का देखिए मोती के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में लिख लीजिएगा। मोती के संदर्भ में चमक से है, चमक से है, चमक से है। आप लिख लीजिएगा स्पष्टीकरण में, सीधा सीधा लिख लीजिएगा कि पहले पानी का अर्थ मोती के चमक से है।
अब देखिए दूसरे पानी का अर्थ है, देखिए मानुष लिखा है ना, मानुष से है, देखिए मनुष्य से। दूसरे पानी का अर्थ इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा, मनुष्य के इज्जत सम्मान और प्रतिष्ठा से है। देखिए मनुष्य के इज्जत सम्मान, सम्मान सम्मान लिखा है, सम्मान लिख लीजिएगा, सम्मान सही कर लीजिएगा, सम्मान और प्रतिष्ठा से है। बिना इज्जत के मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। तो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ है। फिर तीसरे पानी का अर्थ देखें, देखिए तीसरे पानी का अर्थ चून से है। अगर आप चून में पानी नहीं डालेंगे तो बिना पानी के, देखिए आटे में पानी नहीं डालेंगे तो नहीं गूँथा जा सकता ना। तो चून में पानी नहीं डालेंगे, चूना का काम नहीं रह जाता। अगर आप उसमें पानी नहीं डालेंगे तो देखिए उसका क्या काम रह जाता है। तो बिना पानी के आटा गूँथा नहीं जा सकता और चूना काम का नहीं रह जाता। अगर आप उसमें पानी नहीं डालेंगे तो चूना भी काम का नहीं रह जाएगा। दूसरे का अर्थ है आटा या चूना के संदर्भ में कि अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो बहुत आसानी से समझ लिए होंगे। अगर आप स्पष्टीकरण लिखना चाहें तो हम बोल देते हैं। यहाँ दूसरी पंक्ति में देखेंगे पानी शब्द का उपयोग एक ही बार हुआ है। हमने बताया कि एक बार हो, उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो। देखिए यहाँ तीन अर्थ में, तीन संदर्भ में। यहाँ देखिए पानी शब्द का, दूसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, लेकिन प्रसंग के अनुसार इसके तीन अलग अलग अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में चमक से है, और मनुष्य के संदर्भ में उसकी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा से है। और उसके बाद चून के संदर्भ में, चून में पानी नहीं डालेंगे तो चून नहीं बन पाएगा, वो किसी काम का नहीं हो पाएगा। आटे में पानी नहीं डालेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं हो पाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए हम आगे चल रहे हैं। बहुत आराम से समझिए, एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ के बहुत अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको बता देंगे। देखिए दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए सुवरन शब्द का प्रयोग हुआ है। सुवरन, एक मिनट इसे सही से कर रहे हैं। देखिए सुवरन शब्द का प्रयोग हुआ है। सुवरन, सुवरन शब्द का प्रयोग हुआ है। सुवरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। एक एक शब्द का बहुत अच्छे से अर्थ समझेंगे। कवि व्यभिचारी चोर, एक मिनट बहुत अच्छे से समझिए। एक कवि है, कवि, दूसरा है व्यभिचारी, तीसरा है चोर। अब देखिए तीन अर्थ। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए इसका अर्थ देखिए। अगर सुवरन का कवि के संदर्भ में अर्थ लें तो सुवरन मतलब सु प्लस वर्ण, वर्ण। देखिए सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब वर्ण होता है। सु मतलब अच्छा, इस तरह से लिख लेंगे अच्छा, नीचे स्पष्टीकरण देके अच्छा। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर, अक्षर या शब्द, या शब्द, शब्द। यहाँ कवि को क्या चाहिए? अच्छे शब्द चाहिए ना। कवि के संदर्भ में कवि को क्या चाहिए? कवि को अच्छे शब्द चाहिए। तो सुवरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। तो सुवरन का अर्थ स्पष्ट हो गया। कवि एक सुवरन से तात्पर्य है कि कवि के संदर्भ में अच्छे शब्द, अच्छे वर्ण। अब देखिए, अब इसी को मिटा रहे हैं, आप लिख लिए होंगे। अब देखिए दूसरे सुवर्ण का अर्थ देखते हैं। देखिए दूसरे सुवर्ण का अर्थ हम लेते हैं व्यभिचारी के अर्थ में। व्यभिचारी, व्यभिचारी या कामी। कभी कभी आपको उदाहरण मिलेगा, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। कवि यहाँ कामी शब्द दे देगा, तो इससे आप भ्रमित मत होइएगा। तो चलिए अब इसके संदर्भ में हम देख रहे हैं सुवर्ण शब्द का दूसरा अर्थ। देखिए सुवर्ण शब्द का जो दूसरा अर्थ है, अगर हम देखें व्यभिचारी के अर्थ में, व्यभिचारी के अर्थ में कोई कामी पुरुष है, कामी पुरुष है, आप उसको देखिए सुवर्ण, सु प्लस वर्ण। देखिए वर्ण मतलब रूप होता है। सु मतलब सुंदर होता है, इसके नीचे लिख लेंगे सुंदर, सुंदर। और वर्ण मतलब रूप होता है, रूप। अब व्यभिचारी के संदर्भ में हम ले रहे हैं सुवर्ण शब्द का अर्थ, व्यभिचारी के अंदर संदर्भ में ले रहे हैं। अगर कोई व्यभिचारी है, कामी पुरुष है, तो उसको क्या चाहिए?
सुंदर रूप, गोरा रंग, अरे गोरा रंग ना, कोई कामी पुरुष है तो उसको क्या चाहिए भाई? सुंदर रूप वाली कन्या, यही सब चाहिए ना, वो तो वही ढूंढता रहता है ना। तो सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, व्यभिचारी के अर्थ में लेंगे तो सु मतलब अच्छा, हमने बताया सु मतलब अच्छा, वर्ण मतलब रूप, सु मतलब सुंदर होता है। आप देखिए सु का अर्थ होता है सुंदर, वर्ण का अर्थ होता है रूप। तो यहाँ व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण शब्द का अर्थ है कि सुंदर रूप या गोरा रंग ना, ये तो वही ढूंढ रहा है सुंदर रूप, या कोई कामी पुरुष क्या ढूंढता है ना, सुंदर रूप हो, गोरा रंग हो, यही सब ढूंढता है ना। तो दूसरा व्यभिचारी का अर्थ हो जाएगा, दूसरे व्यभिचारी सुवर्ण शब्द का दूसरा व्यभिचारी के अर्थ में देखेंगे तो सु मतलब सु प्लस वर्ण, सुंदर रूप, सुंदर रूप, कामी पुरुष के संदर्भ में सुंदर रूप हो जाएगा, सुंदर रूप, गोरा रंग, यही सब हो जाएगा। अब चलिए तीसरे का हम समझ रहे हैं, चोर के अर्थ में सुवर्ण से क्या मतलब है। अब देखिए एक एक शब्दों को आप लिख लेंगे, एक एक शब्दों को देखिए, इस सुवर्ण का चोर के संदर्भ में देखेंगे। चोर के संदर्भ में क्या है? स्वर्ण, स्वर्ण, देखिए स्वर्ण, यह धन से संबंधित है। तीसरा अर्थ इसका धन, ये धन लिखा है, ये धन लिखा है भैया, धन लिखा है। तो स्वर्ण या धन, सोना, सोना या धन, सोना, सोना। तो चोर क्या करेगा? सोने की ही चोरी करता है ना। तो चोर किसको ढूंढता है? अरे ढूंढत फिरे, ढूंढत, सुवर्ण को ढूंढत, ये शब्द ढूंढ रहा है। दूसरा कामी पुरुष है, वो देखिए सुंदर रूप ढूंढ रहा है, सुंदर रंग ढूंढ रहा है। फिर तीसरा चोर, चोर के संदर्भ में वो तो स्वर्ण हेर खोज रहा है, धन हेर रहा है, सोना खोज रहा है ना। तो देखिए तीन अर्थ हो जाते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में तो इस तरह से लिख लीजिएगा, सुवर्ण, सुवर्ण को लिख लीजिएगा सुवर्ण। ये सुवर्ण है ना, तो इसके सामने कवि के संदर्भ में इस तरह से लिखिएगा, कवि के संदर्भ में, कवि के संदर्भ में, संदर्भ में, संदर्भ में अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण, सु मतलब अच्छा, तोड़ के लिख लेंगे। सु मतलब देखिए, सु मतलब सु प्लस वर्ण, इसको तोड़ के लिख लेंगे, चाहे डायरेक्ट लिख लेंगे, अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण, वर्ण या अक्षर कर लीजिएगा या शब्द कर लीजिएगा, वर्ण अक्षर शब्द। कवि के संदर्भ में यहाँ सुवर्ण शब्द का अर्थ अच्छा वर्ण या अच्छा शब्द है। फिर देखिए आगे जब लिखेंगे दूसरा पॉइंट जब आप स्पष्टीकरण लिखेंगे, फिर सुवर्ण का अर्थ व्यभिचारी के अर्थ में, व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर रूप या गोरा रंग होता है। कामी पुरुष के अर्थ में, व्यभिचारी मतलब कामी, कामी पुरुष। तो सुवर्ण का दूसरा अर्थ जब आप लिखेंगे, यहाँ सुवर्ण शब्द का दूसरा अर्थ है सुंदर रूप या गोरा रंग, लिख लेंगे, सुंदर रूप या गोरा रंग होता है। तीसरा चोर के अर्थ में लिखेंगे, चोर के संदर्भ में लिखेंगे, चोर के संदर्भ में लिखेंगे कि स्वर्ण, सोना या धन ढूंढना, मतलब वो भैया वह सोने को ढूंढ रहा है। चोर क्या करता है? सोने को, धन को ही ढूंढता है ना। तो दूसरे सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण, स्वर्ण से है, स्वर्ण से है, स्वर्ण या सोना या धन लिख लीजिए, धन से है, धन से है, तो आप लिख लेंगे। चलिए अब हम अगले उदाहरण पे चल रहे हैं। श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं, श्लेष अलंकार के भी दो भेद होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। एक एक अलंकार को हम बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। अभी इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, बहुत आसान ट्रिक बताएंगे। अगर ये सब आपको नहीं पता है, नहीं जान पा रहे हैं, तो बस वही शब्द ढूंढ लिया करिए, आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए श्लेष अलंकार में कभी अभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष करके प्रश्न नहीं आते। प्रश्न आएंगे कि श्लेष अलंकार है, पंक्ति दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि श्लेष अलंकार है। कभी आपसे ऐसा नहीं प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें अभंग है कि सभंग है। ऐसा प्रश्न बहुत रेयर केस में आता है, कभी कभी आता है, तो आप जानते रहिए। टीजीटी लेवल पे ऐसा प्रश्न नहीं आता है। तो श्लेष अलंकार के कितने भेद हैं? तो श्लेष अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं। श्लेष अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला अभंग पद श्लेष, जहाँ शब्द को बिना तोड़े मरोड़े, मतलब बिना खंडित किए ही एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले। अभी देखेंगे हम क्या होता है। दूसरा होता है सभंग पद श्लेष, जहाँ शब्द को तोड़ कर, खंडित करके या उसके टुकड़े करने पर भिन्न अर्थ प्राप्त हो। आगे हम देख रहे हैं। अभंग पद श्लेष अलंकार, जहाँ किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े उसके मूल रूप में ही
एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं वहाँ अभंग पद श्लेष अलंकार होता है। शब्द को खंडित कर दिया जाता है, कोई शब्द है उसे खंडित नहीं किया जाता, जबकि सभंग पद श्लेष अलंकार में पदों को खंडित कर दिया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से कन्फर्म करें। देखिए, अभंग पद श्लेष, श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, एक अभंग पद श्लेष, एक सभंग पद। अभंग पद श्लेष में क्या करते हैं कि आप अभंग पदों को तोड़ते नहीं, भंग नहीं करते। जहाँ किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े उसके मूल रूप में ही एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, वहाँ अभंग पद श्लेष अलंकार होता है। इसमें शब्द को, पद को खंडित नहीं करते हैं, शब्द या पद को खंडित नहीं करते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती को देखो, देखी को ये गलत लिखा है तो आप सही कर लेंगे, देखो कर लेंगे। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां कर लेंगे, इसको देखो कर लेंगे। देखिए यहाँ कलियां शब्द हैं, हम अभंग पद श्लेष की बात कर रहे हैं। अभंग पद श्लेष में पदों को तोड़ते नहीं। देखिए यहाँ कलियां शब्द हैं, कलियां के भी दो अर्थ हैं, कलियां शब्द के भी दो अर्थ हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखिए कलियां शब्द हैं, ये लास्ट में कलियां लिखा है, अभी देखिए एक कलियां लिखा है, तो इस कलियां शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ अगर हम लेंगे, फूल खिलने के पूर्व की जो अवस्था होती है, फूल खिलने की पूर्व की अवस्था होती है। कोई फूल है देखिए इस तरह से रहता है ना, बाद में जब वो खिलता है तो देखिए उसमें इस तरह से बन जाते हैं ना, वो फैल जाता है। तो ये पहले की, फूल खिलने की पूर्व की अवस्था को कली कहते हैं। तो पहला अर्थ तो कलियों के संदर्भ में यही है। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, पहले समझ लीजिए तब बता दे रहे हैं। दूसरा अर्थ यौवन के उभरने से पहले की बाल्यावस्था या कम उम्र की अवस्था को भी हम कलियां कहते हैं। जब जवानी, देखिए यौवन, जवानी के उभरने से पहले की अवस्था जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, उसी को, उसको भी हम कलियां कहते हैं। उसको भी, कम उम्र की अवस्था को हम, यहाँ कलियां शब्द का दो अर्थ है। एक अर्थ है फूल खिलने के पूर्व की अवस्था, दूसरा अर्थ अगर हम निकालेंगे तो यौवन उभरने से पहले की बाल्यावस्था या कम उम्र की अवस्था को कलियां कहते हैं। तो इसके दो अर्थ हो गए। अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए, अगर आप अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, चलिए हम लिख दे रहे हैं भैया, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला अर्थ आप लिखेंगे, पहला अर्थ देखिए, इसको पहला आप लिख लीजिएगा, पहला कलियां का पहला अर्थ आप लिखेंगे। आप कलियां का पहला अर्थ लिखेंगे, जहां उदाहरण लिखिए उसी के नीचे लिख लेंगे। हम तो जगह ना होने के कारण ऊपर लिख रहे हैं, इस तरह से लिख लेंगे। फूल के खिलने के पूर्व की अवस्था, अवस्था। देखिए अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यौवन के उभरने से पहले की बाल्यावस्था। यौवन मतलब जवानी, यौवन के उभरने से यौवन के उभरने से पहले की बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो आप इसे लिख लेंगे, बाल्यावस्था तो आप लिख ही लेंगे। बाल्यावस्था यहाँ आप या करके लिख लीजिए, या कम उम्र की अवस्था। तो देखिए यहाँ कलियां शब्द के दो अर्थ हैं। आप कलियां बीच में लिख देंगे, कलियां लिखने के बाद इस तरह से बना लेंगे। जब कलियां लिख देंगे तो ऐसे पाला खींच देंगे, ऐसे इसको एरो बना के लिख देंगे कि कलियां शब्द का पहला अर्थ, इसके सामने लिख लेंगे पहला अर्थ,
पहला अर्थ, उसके बाद ये पंक्ति ऊपर, ये लाइन ऊपर वाली यहाँ लिख दीजिएगा इसके आगे। फिर दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ, दूसरा अर्थ, फिर उसके बाद ये नीचे जो लिखा है इसको लिख लीजिएगा। तो कलियां शब्द के 2 अर्थ हो गए। देखिए, तो इसी तरह हम आगे चल रहे हैं। अब जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरा हो। देखिए, जो रहीम गत दीप की, बहुत आराम से समझिए, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत की सोए, 12 उजियारे करे बढ़े अंधेरा हो। अब देखिए, इसमें रहीमदास जी क्या कहते हैं। रहीमदास जी के इस दोहे में दीपक, दीपक या दिया और कुपुत्र, कुपुत्र मतलब कुपुत्र नालायक बेटा, इन दोनों की तुलना एक जैसी गति या स्थिति से की गई है। इन दोनों की तुलना एक जैसी गति या स्थिति से की गई है। पहले 12 शब्द का अर्थ है, अगर 12 शब्द का अर्थ देखें, देखिए इसमें 12 शब्द अनेकार्थी शब्द है, बढ़े शब्द अनेकार्थी शब्द है, इसके 2 अर्थ हैं। तो देखिए, पहले 12 शब्द का अर्थ अगर दीपक के संदर्भ में लें, जो रहीम गत दीप की, अगर दीपक के संदर्भ में 12 शब्द का अर्थ लें, देखिए 12, पहले 12 शब्द का अर्थ, पहले 12 शब्द का अगर अर्थ लें दीपक के संदर्भ में, दीपक को बरने पर, जलने पर, जब दिया जलता है, जलाया जाता है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है। तो पहले 12 शब्द का उजाला है, उजाला, जब दीपक जलेगा तो चारों तरफ उजाला हो जाएगा। अब देखिए, अगर कुपुत्र दीपक के संदर्भ में उजाला है, दीपक के संदर्भ में, दीपक के संदर्भ में लिखेंगे, दीपक के संदर्भ में, दीपक के संदर्भ में आगे, दीपक के संदर्भ में, संदर्भ में आगे उजाला लिख लेंगे। दीपक 12 शब्द का, 12 शब्द का दीपक के संदर्भ में उजाला, पहला अर्थ है। 12 शब्द का दीपक के संदर्भ में उजाला है, पहला अर्थ में ये लिख लेंगे। अब दूसरा अर्थ देखिए, कुपुत्र, कुपुत्र के अर्थ में लीजिए 12 शब्द का, देखिए कुपुत्र के अर्थ में, कुपुत्र के संदर्भ में है, पुत्र के बालकपन में, जब बेटा छोटा रहता है, बचपन में जब छोटा रहता है, बालकपन जिसे बोलते हैं, बालकपन, 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 जब बेटा छोटा रहता है, तो पुत्र के बालकपन में जब बेटा छोटा होता है तो उसकी हर हरकत और तोतरी बोलियों से पूरे कुल परिवार में खुशी और रौनक यानी उजाला रहता है कि नहीं। बच्चा देखिए हंस रहा है, खेल रहा है, तो देखिए पूरे परिवार में जो उजाला है कि नहीं, पूरा परिवार खुशी है कि नहीं। अभी वो तुतला कर बोले, हंसे ना, जो भी क्रियाएं करता है, तो देखिए उसकी हरकतों से पूरे परिवार में खुशी रहती है कि नहीं। तो आप लिखेंगे 12 शब्द का अर्थ है, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए। पहला पॉइंट डालेंगे दीपक के संदर्भ में, दीपक के संदर्भ में आप लिखेंगे, एक एक पॉइंट को लिख लीजिए, फिर से समझा रहे हैं। दीपक के संदर्भ में, दीपक के संदर्भ में लिखेंगे, दीपक के संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए, संदर्भ में स्पष्टीकरण, दीपक के संदर्भ में या अर्थ में, दीपक को बारने या जलाने पर आगे लिखेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। जब दिया जलाया जाता है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है, दीपक के संदर्भ में उजाले से है, प्रकाश से है। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कुपुत्र के संदर्भ में, कुपुत्र आगे डैश लगा के लिखेंगे दूसरे, पुत्र के बालकपन ब्रैकेट में बचपन में जब बेटा छोटा होता है, जब बेटा छोटा होता है तो उसकी हरकत और तोतली बोलियों से पूरे कुल मतलब परिवार में खुशी और रौनक यानी उजाला रहता है। माताएं कहती हैं ना, हमारा मुन्ना प्यारा है, हमारा मुन्ना प्यारा है। देखिए हमारा मुन्ना प्यारा है, मुन्ना, ये मुन्ना लिखा है, मुन्ना प्यारा है, प्यारा है, तो देखिए उजाला हो जाता है कि नहीं। दूसरे 12 शब्द का अर्थ पुत्र के संदर्भ में अगर लेंगे तो देखिए बालकपन से बच्चा छोटा रहता है, जब वो हंसता खेलता है तो माताएं कहती है ना कि हमारा बच्चा प्यारा है, तो देखिए वहाँ हो रहा है कि नहीं, वहाँ उजाला हो रहा है कि नहीं, वहाँ रौनक आ रही है कि नहीं। तो यहाँ 2 अर्थों में 12 शब्द का लेते हैं। अब बढ़े शब्द भी अनेकार्थी शब्द हैं, बढ़े शब्द का भी हम देख ले रहे हैं। चलिए अब बढ़े शब्द, इसमें बढ़े शब्द हैं,
बढ़े शब्द, बढ़े शब्द को अगर दीपक के संदर्भ में लेंगे, दीपक के बढ़ने, जब लौ तेज होने लगती है, लौ तेज होने या तेल अधिक होने पर बुझने की स्थिति आने लगती है। देखिए स्थिति आने पर जब दीपक की लौ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो तेल बहुत खत्म होने पर बुझने लगती है, तो वह चारों तरफ देखिए कालिक कर देती है। तेज जलेगा तब भी कालिक कर देगा। अगर कोई दीपक है देखिए तेज से जलेगा तब भी वह कालिक कर देता है, काला कर देता है, कालिक कर देता है, कालिक कर देता है। और जब बुझने लगता है तब भी वह कालिक कर देता है। देखिए जो रहीम गद्दीप की कुल कपूत की सोए, बारे तो उजियारे करे, बढ़े अंधेरा हो। अब देखिए जब ये बड़ा हो, दीपक बढ़ रहा है, तब भी वह देखिए दीपक के बढ़ने, लौ तेज होने या तेल अधिक होने पर बुझने की स्थिति आने पर, जब दीपक की लौ बहुत ज़्यादा बढ़ती है या तेल खत्म होने पर बुझने लगती है, तो वह चारों तरफ देखिए कालिक कर देती है, वह चारों तरफ कालिक कर देती है। दूसरा अर्थ देख ले रहे हैं, 1 मिनट। दूसरा अर्थ अब पुत्र के संबंध में, कुपुत्र के संदर्भ में देख ले रहे हैं। कुपुत्र के संदर्भ में क्या होता है कि अगर आपका बेटा बिगड़ गया है, बिगड़ैल बेटे की तरफ देखिए, अगर बिगड़ैल बेटा, अगर बेटा बिगड़ गया है तो देखिए कुपुत्र बिगड़ गया है, एड़ा है भैया, बिगड़ कर लीजिए। अगर कुपुत्र के संदर्भ में देखें, पुत्र बड़ा होने या कुमार्ग पर चलकर, अगर वह कुमार्ग पर चल रहा है, कुमार्ग पर अगर चल रहा है, कुमार्ग पर चलकर अगर वह तरक्की करने लगा, पर जब कुपुत्र बड़ा होकर बुरे रास्तों पर चल पड़ता है, जब वह बड़ा होकर बड़े रास्तों पर चलता है और कुकर्म करता है, अगर बेटा बड़ा होकर कुकर्म करे और बड़े रास्तों पर चले कुकर्म करते हुए, तो वह अपने पूरे खानदान कुल में बदनामी और अंधेरा फैला देता है। बढ़े अंधेरा होए, लिखा है ना, अगर दीपक बढ़ता है देखिए तब भी अंधेरा होता है, जब उसमें तेल खत्म होने वाला होता है तब भी देखिए अंधेरा होता है। अगर दीपक तेज से जलेगा देखिए तब भी उसमें से कालिक निकलती है, तब भी वह काला करता है, और जब बुतने लगता है तब भी कालिक करता है। तो यही कह रहे हैं कि जब पुत्र कुमार्ग पर चले, कोई ऐसा कार्य करे जो बिगड़ने वाला हो, जब वह बिगड़ जाए तो वह पूरे परिवार, पूरे खानदान की बदनामी करा देता है, पूरे परिवार व खानदान की बदनामी करा देता है। तो ये हम यहाँ तक देख लिए थे। अब सभंग श्लेष अलंकार को देख रहे हैं। यहाँ हम पदों को भंग करते हैं। जब शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त करने के लिए उस शब्द को तोड़ना पड़े, खंडित करना पड़े, न उसके वर्णों को अलग अलग करना पड़े, वहाँ सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। आइए आगे हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए, चिर जीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। वृषभानुजा और हलधर शब्द के दो अर्थ हैं। वृषभानुजा को ही तोड़ दीजिए। देखिए वृषभानुजा को जब आप तोड़ेंगे तो एक वृषभ प्लस अनुजा हो जाएगी। वृषभानु कर लीजिए, एक प्लस जा कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, राजा वृषभानु की पुत्री, राजा वृषभानु की पुत्री, भानु की पुत्री कौन है? भानु की पुत्री, एक उनकी पुत्री हो जाती है। फिर दूसरा हो जाएगा वृषभ प्लस वृषभ, देखिए वृष प्लस भानु प्लस जा, अगर इसे करेंगे तो दूसरा बैल से हो जाएगा। बैल की बहन मतलब गाय को वृषभ प्लस अनुजा कर लीजिए, इसको वृषभ प्लस अनुजा कर लीजिए। वृषभ, देखिए वृषभ प्लस अनुजा जब आप करेंगे, अनुजा मतलब छोटी, वृषभ मतलब बैल की छोटी बहन यानी गाय। दूसरा हो जाएगा गाय, बैल की छोटी बहन, वृषभ प्लस अनुजा, बैल की छोटी बहन गाय को वृषभानुजा कहते हैं। दूसरा वृषभानु प्लस जा,
राजा वृषभानु की पुत्री कौन है? राजा वृषभानु की पुत्री कौन है? आप जानते हैं, राधा। तो अब देखिए, इसमें हलधर शब्द के भी दो अर्थ हैं। हलधर को भी देख लेते हैं, एक से एक शब्दों को अपनी कॉपी में स्पष्ट करके लिख लीजिएगा। देखिए, हलधर के भी दो अर्थ हैं। एक हलधर का अर्थ देखेंगे, हल को धारण करने वाला। हल को धारण करने वाला कौन है? बलराम। बलराम, बलराम कौन है? कृष्ण के बड़े भाई हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम। हल को धारण करने वाला एक हलधर का अर्थ हो जाएगा बलराम। दूसरे हलधर का अर्थ हो जाएगा बैल को धारण करने वाला सांड। बैल, बैल दूसरे हलधर का अर्थ हो जाएगा बैल या सांड। अरे बैल धारण करता है ना हल को, या सांड? सांड लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ, अब आइए इसके ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक क्या है? आइए इसको ट्रिक देख लें। श्लेष अलंकार पहचानने के ट्रिक। चलिए अब देखिए, लिखिएगा श्लेष अलंकार पहचानने के ट्रिक। इसमें सीधा सीधा कोई भी पंक्ति है, इसकी कंडीशन है, आप लिखेंगे। कविता लिखेंगे, कविता लिख लेंगे। कविता में कोई शब्द एक बार ही आए, एक बार ही आए, ही यह है, ही आए। अब आगे लिखेंगे किंतु। अब लिखेंगे किंतु उसके एक से अधिक अर्थों, एक से अधिक अर्थों, अधिक अर्थों। अब देखिए, हम क्या बताएं आपसे। कविता में कर लीजिए, कविता में कोई शब्द एक बार ही आए, कंडीशन है, वह शब्द एक बार ही आएगा। यमक की तरह नहीं, यमक में दो बार आता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग रहता है। कविता में कोई शब्द एक बार ही आए, किंतु उसके एक से अधिक अर्थ अव्यक्त हों। देखिए, कविता में हलधर शब्द एक ही बार आया है ना, पूरी पंक्ति में आप कहीं दिखाइए, है एक ही बार आया है ना। देखिए, दो अर्थ हो रहे हैं कि नहीं? एक हलधर का मतलब बलराम होता है, एक हलधर का मतलब बलराम जी कृष्ण के बड़े भाई, हल को धारण करने वाले। दूसरे हलधर का अर्थ है बैल, बैल या सांड। देखिए, वृषभानुजा शब्द एक ही बार आया है ना। एक वृषभानुजा का अर्थ है राजा वृषभानु की पुत्री राधा। दूसरे वृषभानुजा का अर्थ है बैल की बहन गाय। देखिए, इसके भी दो अर्थ हो गए। अब चलिए और उदाहरण आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए और उदाहरण, कोई शब्द, देखिए बढ़े शब्द एक ही बार आया है, इसके भी दो अर्थ हो जा रहे हैं। अगर वो बढ़ रहा है तो अंधेरा कर रहा है, बुत रहा है तब भी देखिए। तो इस तरह से कोई शब्द, कलियां शब्द आया है। देखिए, कलियां शब्द के दो अर्थ हैं। बचपन, एक है यौवन के उभरने से पहले की बाल्यावस्था जो कम उम्र की है, दूसरा फूल खिलने के पूर्व की अवस्था को। तो यही हम बता रहे थे सीधा सीधा। देखिए ट्रिक, ये ट्रिक है, ट्रिक लिखिए। अभी हम कुछ शब्द आपको बता रहे हैं। कविता में कोई शब्द एक बार ही आए, किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हों। कम से कम दो अर्थ होने चाहिए, चाहे उसके बाद चाहे जितने अर्थ हों, दो अर्थ तो होने ही चाहिए। चलिए कुछ शब्द लिखवा रहे हैं। ट्रिक, इसको लिखने के बाद उसके नीचे कुछ शब्द जो बता रहे हैं लिखिएगा। अगर ये शब्द आपको दिख रहे हैं, एक बार पानी, देखिए अब कहेंगे सर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे मोती मानुष चून। तो कहेंगे कि इसमें पानी शब्द तो दो बार आया है। अब देखिए, दो बार तो आया है। अब आइए समझ लीजिए, दो बार तो आया है। कहाँ चला गया? एक मिनट, रहीमन पानी राखिए। देखिए एक मिनट, यहाँ दूसरी पंक्ति को देखिए और देखिए उसके अर्थ मोती, मानुष, चून। देखिए दूसरी पंक्ति में एक ही बार आया है। हम ऊपर की पंक्ति को काउंट नहीं करेंगे, ऊपर की पंक्ति को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पानी शब्द के
देखिए 3 अर्थ अभिव्यक्त हो रहे हैं। दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है, दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है, सीधा सीधा दूसरी पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अब देखिए, तो पानी शब्द आएगा, वह एक पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग होगा, एक पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग होगा। अब देखिए, सुबरन शब्द आएगा, सुबरन आप लिख लीजिए, सुबरन। अगर ये शब्द मिल रहे हैं आपको, सीधा श्लेष अलंकार। हरि शब्द, हरि शब्द लेकिन एक ही बार पंक्ति में आना चाहिए। सारंग शब्द, सारंग शब्द, सारंग शब्द। घट शब्द एक बार ही आना चाहिए। हलधर शब्द, हलधर। हम बार बार कह रहे हैं कि एक ही बार आना चाहिए उस पंक्ति में, इस शब्द एक ही बार दिखें तभी आपको लगाना है। मधु शब्द, मधु शब्द, मधु शब्द। या कर शब्द, कर आए। या घन आए, घन मतलब हथौड़ा होता है, घन मतलब बादल। अली शब्द आए, अली, अली। अंबर शब्द आए, अंबर, अंबर शब्द आए। गति शब्द आए, गति शब्द आए। अर्थ कल्पतरु शब्द आए, कल्पतरु। एक ही बार आने चाहिए। श्याम शब्द आए, श्याम। एक श्याम का मतलब काला होता है, एक श्याम का मतलब आप जानते हैं। पट शब्द आए, पट, पट शब्द आए। कुल शब्द आए, कुल शब्द आए। चलिए और दे रहे हैं। बढ़े शब्द आए, बढ़े, बढ़े। बारे शब्द आए, बारे, बढ़े, बारे शब्द आए। फिर उसके बाद फल शब्द आए, फल शब्द आए। वृष भानुजा शब्द आए, वृष भानुजा, भानुजा। जीवन शब्द लिखे कि नहीं, जीवन शब्द आए, जीवन शब्द आए। और कोई शब्द जो छूटा तो नहीं है। कलियां शब्द आए, कलियां, कलियां आप लिखे हैं कि नहीं। कलियां, कलियां के भी 2 अर्थ हैं। कलियां शब्द लेकिन एक ही बार आना चाहिए। उसके बाद, उसके बाद 1 मिनट। गति शब्द तो हमने लिखवा दिया ना, गति शब्द आए, गति, गति। तो ये शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए पंक्ति में, देखिए 10-12 शब्द हैं, आप इसे याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए पानी 1 2 3 4 5, घट हो गया, हलधर हो गया 6 7 8 9, घन है। अली, अंबर, पट, कुल, गति, कल्पतरु, श्याम। देखिए 3 4 4 8 4 12 3 15 15 1 16 1 17 12 लिखा है, 12। अरे यार सही कर दे रहे हैं। देखिए 12 12 12 लिखा है, 12। अब देखिए बढ़े लिखा है, बढ़े। तो देखिए फल शब्द आए तो 15 वहाँ हुआ था, 16 17 18 19 20 ना 21 21। जीवन शब्द को शामिल कर लेंगे तो 22 शब्द। 22 शब्द आपको 4 मिनट लगेंगे, एक अलंकार आपका क्लियर हो जाएगा। 22 मिनट आपको 2 4 5 मिनट लगेंगे, आपका एक अलंकार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यमक अलंकार को इसके बाद देखेंगे। यमक अलंकार को तो हमने आपको बताया कि एक हमारे यहाँ टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। काव्यशास्त्र में जिसका भी स्थान प्रथम आएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय तक, प्रथम द्वितीय तृतीय तक, हमने बताया आपको प्रथम द्वितीय और तृतीय तक, प्रथम द्वितीय तृतीय, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसको हमारी संस्था की तरफ से, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र और जो भी कुछ हमारे पास होगा हम उसे देंगे। उसमें लिखा रहेगा प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। आप जिस भी स्थान पे आएंगे, प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले को ये प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। प्रथम 3 स्थान। रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ चालू है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। काव्यशास्त्र की क्लास हमारे यहाँ पूर्णतः निःशुल्क, व्याकरण की क्लास पूर्णतः निःशुल्क। किसी भी तरह की आपके साथ बेईमानी नहीं की जाती है कि हम आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताते हैं। 8 बजे रात्रि में हमारी
क्लास चलती है। आप क्लास से जुड़ने के लिए मैसेज करेंगे, जो नंबर हमारा थंबनेल पे दिया गया है 7068626242, उस पर मैसेज करेंगे। मैसेज करके आप हमें बताएं, कहेंगे कि हमको क्लास से जोड़ दीजिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा क्लास से। तो प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को एक प्रशस्ति पत्र हमारी तरफ से दिया जाएगा एकदम, और उनको सम्मानित किया जाएगा अच्छे से। तो 50 प्रश्न रहेंगे टोटल भैया, हाँ टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। एक काव्य शास्त्र के प्रश्न रहेंगे, टोटल काव्य शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। हम डेट बता देंगे, उसके लिए एक अलग ग्रुप होगा, उसमें हम लाइव जुड़ेंगे और प्रश्न पूछेंगे, चीटिंग नहीं होगी। लाइव हम जुड़ के प्रश्नों को पूछेंगे, हम खुद प्रश्न करेंगे, आप जवाब देंगे। सब अपना जवाब ABC करके आप लिख के भेजेंगे, उसमें पोल नहीं दिया जाएगा। हम प्रश्न को ग्रुप में भेजेंगे, आप उसमें अपना जवाब, नाम आपका रहना चाहिए, उसके बाद जवाब आपका रहना चाहिए, उसमें हम नोट करेंगे। जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करता है उसको हमारी तरफ से एक प्रशस्ति पत्र और जो भी हमारे पास और कुछ भी हो सकता है तो हम उसे देकर सम्मानित करेंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो में यमक अलंकार बताएंगे।